Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to continue the kidney problems and their cure और इसमें हम dialysis की बात करेंगे काफ़ी डिटेल से और फिर उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे at the end on the end stage renal failure और uremia. Details बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, किडनी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले हम एक मरतबा समराइज कर लें कि किडनी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में. अब स्टूडेंट्स इसकी पोजीशन के एतबार से आपको याद होना चाहिए टू किडनीज आर लाइंग ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ योर बॉडी जस्ट बीनीथ द लास्ट रिब्स. ऑलराइट, और फिर ये जो किडनीज हैं इनको हम कहते हैं दीज आर द मास्टर्स ऑफ द मल्टीटास्किंग. मास्टर्स ऑफ द मल्टीटास्किंग से क्या मुराद है कि ये बहुत सारे फंक्शंस एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे हैं. बिल्कुल उसी तरह के जैसे इसी का सपोर्टिव ऑर्गन लिवर हमने पढ़ा था कि जो एक ही वक्त में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं इट इज अ मल्टीटास्किंग ऑर्गन. अब इसकी मल्टीटास्किंग में क्या क्या चीजें शामिल हैं. द फर्स्ट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि ये हमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स या टॉक्सिन्स से छुटकारा दिलाता है. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस के जो अगर बॉडी के अंदर ज्यादा देर तक स्टे करेंगे तो हमें उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है. सबसे पहला काम तो ये कर रहा है यानी रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट. फिर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ ही साथ सिक्रीशन का काम भी करता है. हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहा होता है, रेनिन, एंजियोटेंसिन वगैरह. ऑलराइट, फिर इसी के साथ द किडनीज दे आर आल्सो मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आमतौर पे इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे होते. किडनीज भी ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी. ऑलराइट, उसमें वो सोल्यूट सॉल्वेंट लेवल को मेंटेन रखते हैं. फिर इसी के साथ एक और चीज अगर हम रिलेट करें तो एसिडिटी और बेसिसिटी जो यानी तेजाबियत और असासियत है ब्लड की, उसको भी मेंटेन करते हैं किडनीज. ऑलराइट, तो इसका मतलब बैलेंस ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस विद इन द बॉडी इट इज मेंटेन्ड बाय द किडनीज. ऑलराइट, फिर इसी के साथ जो एक और अहम चीज हम यहां पे शामिल कर रहे हैं दैट इज द क्लींजिंग ऑफ द ब्लड, यानी खून को साफ करना, ये भी किडनीज का ही फंक्शन है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें जब हम किडनीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें पता चलता है किडनीज आर द रियल मल्टीटास्किंग किंग्स विद इन द बॉडी. ऑलराइट, अगर ये खराब हो जाएं, ऑलराइट, यानी किडनीज अपना काम सही तरीके से ना कर रहे हो तो उस सूरत में बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मेन इश्यूज मैं यहां पे लिख रहा हूं. ऑलराइट, इसको हम यूं लिख सकते हैं why dialysis is recommended. कि डायलिसिस करने की जरूरत क्यों पेश आती है कि जब किडनीज या बॉडी के अंदर कौन कौन सी अलामात नजर आए. तो उसमें स्टूडेंट्स पहला पॉइंट जो आप याद रखेंगे दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. ऑलराइट, फिर हाई ब्लड प्रेशर के साथ रिटेंशन ऑफ टॉक्सिन्स और ड्रग्स और नाइट्रोजनस वेस्ट्स within the body. Alright, ऐसा भी पॉसिबल है कि अचानक से किडनीज काम करना छोड़ दें, तो इसको हम एक्यूट रीनल फेलियर कह सकते हैं. ऑलराइट, फिर बाज़ औक़ात सिर्फ अगर बॉडी के अंदर कोई ड्रग्स वगैरह या कुछ टॉक्सिन्स या पॉइजन्स एंटर हो चुके हैं तो उस सूरत में भी खून की सफाई के लिए डायलिसिस रिकमेंड किया जाता है कि डायलिसिस करवा लिया जाए. Alright, to remove poisons from the body. या फिर एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं इन केस ऑफ बोन और ब्लड प्रॉब्लम्स. जी स्टूडेंट्स, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहां पे लिख दिए हैं कि इनकी वजह से जरूरत पेश आ सकती है कि डॉक्टर्स रेकमेंड कर दें कि आप डायलिसिस करवा लें. यानी बुनियादी तौर पे जो वर्ड है डायलिसिस का, ये है क्या, स्प्लिटिंग अप ऑफ द ब्लड इनटू टू पार्ट्स. एक उसके नाइट्रोजनस वेस्ट और दूसरी तरफ क्लीन ब्लड. ऑलराइट,
तो डायलिसिस को फिर फर्दर हम टेक्निक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज हीमोडायलिसिस. इसको स्टूडेंट्स इस तरह से भी लिखा जा सकता है और आप डायरेक्टली HEMO भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, मतलब दोनों का सेम है, यानी कि हीम इज द हीमोग्लोबिन एंड इट रेफर्स टू द ब्लड, यानी कि क्लीनिंग ऑफ ब्लड थ्रू आर्टिफिशियल मशीनरी. यहां पे हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या कुछ मशीनरी इस्तेमाल हो रही है. इसके लिए स्टूडेंट्स आप वन बाय वन इनके नाम सुनते जाइएगा और साथ साथ इनको याद रखते जाइएगा. मैकेनिज्म इंशाअल्लाह ताला आपको समझने में आसानी होगी. जो मशीन इस्तेमाल हो रही है दैट इज द डायलाइजिंग मशीन. ऑलराइट, इसके अंदर एक वो पार्ट है जहां पे बुनियादी तौर पे सारे के सारे खून की सफाई की जाएगी. ऑलराइट, उसको और मशीन को कलेक्टिवली भी बाज़-औक़ात ये नाम दिया जाता है, दैट इज डायलाइजर. और एक फ्लूइड जो बुनियादी तौर पे एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट को ड्रॉ कर लेता है अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं डायलाइजेट या डायलाइजिंग फ्लूइड. डायलाइजेट और डायलाइजिंग फ्लूइड. कॉमनली इसे बहुत सारी जगहों पे हाइपो के नाम से भी जाना जाता है. ऑलराइट, ये भी समझने वाली बात है. जी स्टूडेंट्स, आप ये तीनों स्टेप्स या तीनों पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं बस इनके नाम याद रखिएगा. अब मैकेनिज्म को समझें जरा. बुनियादी तौर पे डॉक्टर्स पहले हिस्ट्री लिख रहे होते हैं किसी भी पेशेंट की, या हिस्ट्री लेते हैं जब उनके अंदर कोई भी मसला डायग्नोज हो रहा होता है. तो अगर ये पता चल जाए कि इस बंदे के किडनीज जो हैं वो सही काम नहीं कर रहे, या खुदा न खास्ता वो कहीं इन्फ्लेमेशन का शिकार हुए हैं, या उनके अंदर सिस्ट्स वगैरह बन चुकी हुई हैं और वो प्रॉपरली रीनल फेलियर वाली स्टेज में एंटर हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब डॉक्टर्स तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि इसको हीमोडायलिसिस की तरफ ले जाएंगे. और हीमोडायलिसिस की तैयारी के दौरान जो सबसे पहला काम किया जाता है वो है कि ह्यूमन बॉडी को तैयार करना डायलिसिस के लिए. तो बॉडी को तैयार करने से क्या मुराद है? बिफोर वीक्स और मंथ्स. ऑलराइट, किससे पहले की बात कर रहे हैं हम? डायलिसिस, हीमोडायलिसिस करवाने से कुछ हफ्ते पहले या बाज़ औक़ात महीनों पहले भी डॉक्टर इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं. और वो क्या है? द आर्टरी एंड वेन आर कनेक्टेड. ऑलराइट, इसको कनेक्ट करने के लिए दो तरीके नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं. आर्टीरियो वेनस ग्राफ्टिंग इसको कह सकते हैं. ऑलराइट, या फिर आर्टीरियो वेनस फिस्टुला बनाया जा सकता है. ऑलराइट, अब ये जो दोनों चीजें या दो टेक्निक्स मैंने यहां पे लिखी हैं स्टूडेंट्स, बुनियादी तौर पे ये छोटे छोटे सर्जिकल तरीकाकार हैं. पहले वाले तरीके में क्या किया जाता है कि स्किन को काट के और आर्टरी और वेन जो कि सेलेक्ट की गई हैं कि यहां से ब्लड को बाहर निकाला जाएगा और फिर वापस एंटर करवाया जाएगा बॉडी के अंदर, इनमें एक सॉफ्ट ट्यूब का कनेक्शन बना दिया जाता है. और इसी ट्यूब की वजह से यहां पे हम ग्राफ्टिंग की टर्म यूज कर रहे हैं कि दो ब्लड वेसल्स को जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है. फिर इसके साथ ही साथ जो दूसरी टेक्निक हमने यहां पे लिखी है आर्टीरियोवेनस फिस्टुला डेवलपमेंट, इसमें क्या किया जाता है कि यहीं फोर आर्म यानी बाजू के अंदर स्किन को काट के आर्टरी और वेन को आपस में फ्यूज करवा दिया जाता है और वो जो एक बड़ा ब्लड वेसल वहां पे डेवलप हो रहा होता है उसके लिए टर्म यूज की जाती है फिस्टुला. ऑलराइट, अब ये काम करने के बाद क्या किया जाएगा कि पेशेंट को जब टाइम दे दिया जाता है कि आप डायलिसिस करवाएं आके, तो पेशेंट उस दिन हॉस्पिटल चला जाएगा, उसको बेड पे लिटाया जाएगा और दो नीडल्स कनेक्ट कर दी जाएंगी. ऑलराइट, अब उसमें से स्टूडेंट्स एक आउटलेट है जहां से ब्लड जो है वो फौरी तौर पे मशीन की जानिब जाना शुरू हो जाएगा. अब जो ब्लड जा रहा है इट हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि हम ये बात तय कर चुके हैं प्रीवियस हिस्ट्री से कि इस पेशेंट की बॉडी के अंदर जो किडनीज हैं वो सही काम नहीं कर रहे. जब किडनी सही काम नहीं कर रहे तो इसी वजह से हीमोडायलिसिस रेकमेंड किया गया. और अब ये ब्लड विच हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, इट विल मूव टू द
डायलाइजिंग मशीन। अब ये जैसे ही डायलाइजर की तरफ जाएगा तो डायलाइजर के अंदर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ऑलमोस्ट 12 इंच उसकी लेंथ होती है, और उसके अंदर फिर फर्दर मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। ऑलमोस्ट एक ये जो 12 इंच की ट्यूब है इसके अंदर 20,000 माइक्रोफाइबर्स होते हैं, और इनका काम क्या है कि जैसे ही ब्लड पास होगा इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में हम डायलाइजेट या डायलाइजिंग फ्लूइड छोड़ देंगे। अब डायलाइजेट या डायलाइजिंग फ्लूइड के साथ एक कॉमन टर्म स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जो इस्तेमाल होती है, दैट इज नोन एज हाइपो। ऑलराइट, तो आपके ज़हन में ये सवाल आना चाहिए कि हाउ द डायलाइजेट इज हाइपो। तो हाइपो से एक और टर्म आपके ज़हन में जनरेट हो, हाइपोटोनिक फॉर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो याद रखिएगा बुनियादी तौर पे ये जो डायलाइजेट या डायलाइजिंग फ्लूइड इस्तेमाल हो रहा है, इट इज आइसोटोनिक टू द फ्रेश ब्लड। ऑलराइट, यानी कि वो ब्लड जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार नॉर्मल वैल्यूज पे है उसके एतबार से तो ये आइसोटोनिक होता है, लेकिन जब हीमोडायलिसिस करवाने के लिए पेशेंट को लाया जा रहा है तो डायलाइजेट की concentration as compared to the elevated levels of the nitrogenous waste within the blood, इसकी concentration हमेशा कम होगी, यानी कि डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार कम है और जो बॉडी से ब्लड आ रहा है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाइपो। अब क्या होगा कि जैसे ही इन ट्यूब्स की सराउंडिंग्स में डायलाइजेट मूव करेगा तो फौरी तौर पे इन ट्यूब्स की मेम्ब्रेन्स और उन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो पोर्स हैं वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा, या इसको दूसरे लफ्जों में हम यूं भी कह सकते हैं कि द डायलाइजेट इट ड्रॉ द नाइट्रोजनस वेस्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो बॉडी में नुकसानदेह हो सकते थे वो डायलाइजेट अपने अंदर जज़ब करेगा और फिर उसको किसी आउटलेट के थ्रू बाहर किसी वेस्ट बैग में डाल के, यानी वो भी आमतौर पे बेसिकली स्टरलाइज्ड बैग इस्तेमाल होता है यहाँ पे, इसके अंदर डाल के और उसको वेस्ट कर दिया जाएगा बाद में। अब क्या है कि जैसे ही ये ब्लड साफ हो चुका है तो ये वापस ट्यूब के जरिए वहां से इमर्ज होगा और इमर्ज होते हुए इसको दोबारा उसी दूसरी नाली के जरिए बॉडी में दाखिल कर दिया जाएगा। बट नाउ इट इज क्लीन्ड और क्लींसिफाइड ब्लड, साफ शुदा खून है, और ये जो साफ शुदा खून है अब ये बॉडी के अंदर दाखिल होगा एंड द पेशेंट ही विल फील बेटर देन बिफोर। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, वो ये कि आमतौर पे इस टेक्निक को 3 से 6 घंटे लग सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन या डिपेंडिंग अपॉन द रीनल फेलियर ये भी बाज़ औक़ात रेकमेंड किया जाता है कि एक ही हफ्ते में 3-3 मरतबा ये प्रोसेस रिपीट किया जाए। तो उस लिहाज से पेशेंट को लेके आना, लेके जाना, या फिर इसके साथ ही साथ इसका एक्सपेंसिव होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो इसकी वजह से डॉक्टर्स ने एक और तरीका भी दरियाफ्त किया है, दैट इज नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस। जी स्टूडेंट्स, पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए पहले आपको पता होना चाहिए हमारे एब्डोमेन के अंदर एक कैविटी है दैट इज नोन एज पेरिटोनियम, और इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को फिर हम फर्दर डिफरेंशिएट कर सकते हैं 2 पार्ट्स के अंदर, पेराइटल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन and the visceral peritoneal membrane. All right, इसका नाम आप लोगों ने मिजेंट्रीज की फॉर्म में सुना हुआ है पहले, लेकिन यहाँ पे इसको हम एक डिफरेंट वे में शो करें। बाकी इसमें क्या इस्तेमाल होगा, अगेन द डायलाइजेट। ऑल राइट, और मैं इसका भी नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइपो ताकि आपको याद रह जाए, और फिर उसके साथ ही साथ एक और वर्ड कैथेटर। जी स्टूडेंट्स, अब ये वाली जो टेक्निक है जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे ये इसलिए प्रपोज की गई या डिवाइस की गई कि वो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग है और फिर मशीन के साथ फिक्स होकर रहने वाले प्रोसेसेस हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जा सके, और पेशेंट्स विद माइल्ड एबनॉर्मेलिटीज ऑफ द किडनीज वो खुद से ही ब्लड की सफाई वगैरह भी कर सकें। अब इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, लेकिन हम यहाँ पे आसान वाली जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो हम कन्फाइन रहें आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कैथेटर को एक सर्जरी या ऑपरेशन के जरिए एब्डोमिनल कैविटी में डाल दिया जाता है। अब जैसे ही ये ट्यूब मूव करके जाएगी, आमतौर पे बेली बटन के करीब एक सुराख बनाया जाता है और वहां से इसको इंसर्ट कर देते हैं। इवन के पेशेंट्स जो हैं इस ट्यूब को इंटरनली फील भी कर रहे होते हैं। अब ये जो कैथेटर मूव करके अंदर जाता है, इससे फिर डायलाइजेट को
एब्डोमिनल कैविटी को भरने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी वो डायलाइजिंग फ्लूइड या हाइपो जो है उसको भर दिया जाएगा एब्डोमेन के अंदर, और समटाइम्स 5 पाउंड्स तक यानी 2000 ml वगैरह इसकी जो है क्वांटिटी वो भर दी जाती है पेट के अंदर। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल डेवलप। पेरिटोनियम के अंदर वाली साइड पे ब्लड वेसल्स के अंदर और उसके साथ ही साथ जो बॉडी फ्लूइड्स वहां पे मौजूद हैं, वहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट की जो हाई कॉन्सेंट्रेशन थी, दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डायलाइजेट, अंदर से निकल के बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और फिर इसी तरह चंद घंटों के बाद इस फ्लूइड को वापस निकाल लिया जाएगा और वेस्ट बैग के अंदर भर के यूरिन की फॉर्म में बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब ये वाला जो प्रोसेस है, इसके लिए जनरली एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज एक्सचेंज। ऑलराइट, जी स्टूडेंट्स, अब लफ्ज के मतलब से ही आपको समझ आ जाए एक्सचेंज हम क्या कर रहे हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ द बॉडी दे हैव बीन गिवन टू द डायलाइजेट, तो हमने नाइट्रोजनस वेस्ट का तबादला कर दिया है बॉडी से, कहां पे, डायलाइजेट और डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, और फिर बाद में उसको वहां से खारिज कर दिया जाएगा। अब ये वाली जो टेक्निक है, इसकी वजह से आसानी जो लोगों में देखी जा रही है वो ये है कि अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह भी परफॉर्म करते रहते हैं, और इवन के रात को सोने से पहले भी लगाया जा सकता है। उसके लिए अपनी बॉडी पोजीशंस वगैरह फिक्स रखनी पड़ेंगी, लेकिन स्टिल थोड़ी सी एहतियात से आप बार बार हॉस्पिटल जाने या बहुत ज्यादा मसाइल से बच सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो आखिरी चीज है, दैट इज द एंड स्टेज रीनल फेलियर। इसको हम बोलते हैं यूरेमिया, ऑलराइट, or end stage renal disease। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो एंड स्टेज जब हमने कह दिया तो इसका मतलब है अब गुर्दे बेचारे बिल्कुल ही नाकारा कंडीशन तक पहुंच चुके हैं, फंक्शनली भी और समटाइम्स स्ट्रक्चरली भी डैमेज हो जाते हैं। स्पेशली उन लोगों के अंदर जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, कॉफी इनटेक जिनमें बहुत ज्यादा, चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, और इसके साथ ही साथ अगर स्टोन्स हुए हैं उसके बाद भी हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ कन्वर्ट नहीं हुए, और बहुत सारी ऐसी ड्रग्स के जिनकी ज़रूरत नहीं थी बॉडी को उनका इनटेक किया गया, इन्फेक्शन हुआ या इन्फ्लेमेशन हुई और उसको नोटिस नहीं किया गया, तो इस किस्म की बहुत सारी केयरलेसनेस वगैरह वाली आदतें, और फिर किडनीज की सेहत मुतासिर होते होते इस लेवल तक पहुंच जाती है कि अब गुर्दे बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाते हैं। फिर इस सूरत में क्या किया जाता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट करवा दिया जाए। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अब गुर्दा तलाश किया जाए, और तलाश करने के लिए फिर हमें कोई ऐसा डोनर चाहिए कि जिसका किडनी जो है वो मैच कर रहा हो रिसिपिएंट के साथ। डोनर कौन है, जिसे गुर्दा हासिल किया जा रहा है, और रिसिपिएंट कौन है कि जिसको गुर्दा लगाया जा रहा है। अब डोनर और रिसिपिएंट के बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो उन प्रोटीन्स की मिकदार के जिन्होंने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, और उनकी केमिस्ट्री ये मैच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। समटाइम्स इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेडिकेशन भी की जाती है, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस क्या होता है कि किडनी लगाने के बावजूद कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे टिश्यू रिजेक्शन हो गई है या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गई है। उसके लिए फिर समटाइम्स डॉक्टर्स इम्यूनोसप्रेसेंट्स वगैरह दे के, यानी ऐसी अद्वियात जिससे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत थोड़ी देर के लिए कम हो जाए, ताकि बॉडी उस टिश्यू को या उस ऑर्गन को फंक्शनल कर सके, ये चांस पैदा करने के लिए इन अद्वियात पे मुंतकिल किया जाता है। लेकिन सक्सेस होने के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ समटाइम्स ये भी देखा गया है कि किडनी लगने के बावजूद बॉडी उस किडनी को काम करने की इजाजत नहीं दे रही होती। ऑलराइट, तो उसको फिर हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वाली टर्म के साथ मुंसलिक कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये अल्फाज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यू नीड अ डोनर, सॉरी, जो किडनी दे रहा है यहाँ पे उसके लिए हम लिख रहे हैं। फिर जिसको किडनी लगाया जा रहा है, ही इज द रेसिपिएंट। फिर जो मैंने आपको बताया है कि अगर काम खराब हो जाए तो उसको हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन कहेंगे, ऑलराइट, या फिर टिश्यू रिजेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जाके गुर्दा तब्दील कर दिया जाए और बहुत ज्यादा इसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ऑलराइट,
तो यहीं पे आज के सेशन को ख़त्म करें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट